नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, लेकिन कल हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल देखने को मिला। ये गिरावट कोई डर वाली नहीं थी, बस एक नॉर्मल कूल ऑफ था जो हर तेजी के बाद आता है। यूएस फेड ने ये साफ कर दिया है कि 1 दिसंबर से बैलेंस शीट टाइटनिंग को कम किया जाएगा। आसान भाषा में इसका मतलब यही है कि बाजार में ज्यादा पैसा आएगा, यानी एक तरह से मनी प्रिंटिंग दोबारा शुरू होगी, जो आमतौर पर इक्विटी और रिस्की एसेट्स के लिए पॉजिटिव माना जाता है। जापान का 0% वाला सस्ता पैसा, जिस पर पूरी दुनिया का कैरी ट्रेड चलता था, अब खत्म हो रहा है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट 2.75% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि जापान से उधार लेकर दूसरे देशों में निवेश करना अब फायदे का सौदा नहीं रहा। जापान का पैसा मार्केट से निकल रहा है, और यही कारण है कि ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट होती जा रही है। यूएस को भी ये बात समझ आ गई है, इसीलिए वो क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ वापस लौट रहे हैं, ताकि मार्केट को संभाल सकें और कोई बड़ा पैनिक न फैले। फेड की ये नई पॉलिसी क्रिप्टो में भी नई जान डाल सकती है। अगर दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद कोई मजबूत बुल रन शुरू होना है, तो सबसे ज्यादा चांस उसी टाइम फ्रेम में है। इसके पहले सिर्फ छोटे मोटे उतार चढ़ाव ही होंगे, बड़ी मूवमेंट नहीं। इक्विटी, गोल्ड और ज्यादातर एसेट्स पहले से ही ऊंचे लेवल पर खड़े हैं। ऐसे माहौल में अगर पैसा और बढ़ता है, तो मार्केट को गिरने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल धीरे धीरे आउटफ्लो मैनेज करने में होगा, यानी रिटेल के कंधों पर धीरे धीरे एफआईआई की सेलिंग लादना। लास्ट 2-2.5 साल से एफआईआई लगातार इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में वे हमेशा इंडिया के लिए बड़े बड़े टारगेट बताते रहते हैं। ये साफ दिखाता है कि मार्केट को ऊपर रखते हुए अपनी सेलिंग पूरी करना ही उनकी स्ट्रैटेजी है। इंडेक्सेस भले ही ऑल टाइम हाई पर हों, लेकिन रिटेल के पोर्टफोलियो वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे। इसका सीधा मतलब है कि इंडेक्स ही एक तरह की ऑटो फिल्टर मशीन बन गया है। जो शेयर अच्छा कर रहा है वही इंडेक्स में टिक रहा है, बाकियों का कोई रोल नहीं बचा। इसी वजह से आज की तारीख में इंडेक्स फंड, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड कैप इंडेक्स हो, बाकी एक्टिव या थीमेटिक फंड से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ज्यादातर नॉन इंडेक्स फंड्स आज भी नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न पर बैठे हैं। निफ्टी में 26,100 ऊपर की तरफ एक अहम रेजिस्टेंस की तरह है। इसके ऊपर मार्केट टिक गया तो धीरे धीरे 26,160 और 26,200 की तरफ मूव बन सकती है, लेकिन नीचे 26,050 और खासकर 26,000 का लेवल टूटता है तो गिरावट और गहरी हो सकती है। बैंक निफ्टी कल 59,000 खो चुका है, और जब तक इसे वापस रिक्लेम नहीं कर लेता, इसमें किसी भी तरह का बुलिश ट्रेड बनाना मुश्किल है। ये लेवल पूरी दिशा बदल सकता है, इसीलिए ट्रेडर्स को थोड़ा वेट एंड वॉच वाला अप्रोच रखना चाहिए। सेंसेक्स के लिए 85,200 नीचे की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। ये लेवल टूटता है तो 85,000 तक की गिरावट संभव है, और 85,000 टूट गया तो मार्केट में थोड़ी और घबराहट बन सकती है। अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी की वजह से वॉलेटिलिटी भी बढ़ी रह सकती है। ग्लोबल लेवल पर फेड की पॉलिसी, जापान के इंटरेस्ट रेट्स और श्रिंकिंग लिक्विडिटी मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जिसमें अर्थव्यवस्थाएं मजबूरी में नए फैसले ले रही हैं। ये सिचुएशन पहली नज़र में पॉजिटिव दिखती है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर महंगाई और क्राइसिस दोनों पर पड़ सकता है। मार्केट फिलहाल हाई पर टिके रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली गेम ये होगा कि आने वाले महीनों में बढ़ता हुआ पैसा इक्विटी में रहता है या धीरे धीरे बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट होता है। जहां पैसा शिफ्ट होगा वहीं अगला बड़ा ट्रेंड बनेगा। अगले हफ्ते आईपीओ मार्केट भी एक्टिव रहने वाला है, जहां 3 नई कंपनियां अपनी लिस्टिंग करने जा रही हैं और 3 एसएमई इशू ओपन होंगे। ग्रे मार्केट के संकेत बताते हैं कि तीनों लिस्टिंग्स पर अच्छे रिटर्न की संभावना है। हालांकि इस तरह के संकेत हमेशा फाइनल नतीजे की गारंटी नहीं देते। सुदीप खर्मा का आईपीओ अभी खुला है, और इसका 895 करोड़ रुपए का इशू 25 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल लगभग 115 रुपए का प्रीमियम दिख रहा है, जिससे लिस्टिंग पर 19% तक की बढ़त की उम्मीद बन रही है। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का 500 करोड़ रुपए का इशू हाल ही में बंद हुआ है, और इसकी लिस्टिंग 26 नवंबर को होने की संभावना है। ग्रे मार्केट में इसे करीब 7% का प्रीमियम मिल रहा है, जो शुरुआती रिटर्न के लिए ठीक ठाक संकेत है। गालार्ड स्टील, जो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी, इसका इशू 350 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ग्रे मार्केट में भी इसका प्रीमियम लगभग 70 रुपए चल रहा है, जिससे करीब 47% की संभावित लिस्टिंग गेन का अनुमान है। हालांकि एसएमई इशू में उतार चढ़ाव तेजी से आता है, इसीलिए इसमें सतर्कता जरूरी है। मीशो से जुड़ी बड़ी अपडेट भी सामने आई है, जहां कंपनी दिसंबर की शुरुआत में अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मीशो करीब $5.93 बिलियन यानी लगभग 52,500 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन का लक्ष्य रख रही है और इसके ड्राफ्ट पेपर्स का फाइनल वर्जन जल्द ही फाइल होने वाला है। मीशो करीब 4,250 करोड़ रुपए का नया इशू लाएगी और इसके साथ करीब 175 मिलियन शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे। आईपीओ से मिलने वाली राशि को कंपनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग टीम, मार्केटिंग और अधिग्रहण जैसी कई अहम जरूरतों में उपयोग करने की योजना बना रही। जेएम फाइनेंशियल के लीड एनालिस्ट अजीत कुमार ने कहा कि भारत की क्रेडिट ग्रोथ में साफ सुधार दिख रहा है, जो 2026 के अंत तक और मजबूत होकर 12.5 से 13% तक जा सकती है। अभी ये ग्रोथ लगभग 11 से 11.5% तक पहुंच चुकी है, जो कुछ हफ्ते पहले करीब 10% थी। उनके मुताबिक इस क्रेडिट ग्रोथ का सीधा फायदा बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा और यही कारण है कि वे एनबीएफसीज की तुलना में बैंकों पर अधिक भरोसा दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी तिमाही में बैंकों का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, मार्जिन पर दबाव कम दिखा और बैलेंस शीट प्रबंधन ज्यादा मजबूत नजर आया। बैंकों को लेकर उन्होंने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ, मार्जिन और एसेट क्वालिटी ये तीनों ने सेक्टर के दूसरी तिमाही को मजबूत बनाया। फंडिंग कॉस्ट में कमी की उम्मीद के बीच वे आने वाले क्वार्टर्स में बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी और बेहतर होने की संभावना देख रहे हैं, खासतौर पर Q3 और Q4 में। पीएसयू और प्राइवेट दोनों कैटेगरी के बैंक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ में पीएसयू बैंक्स ने बढ़त बनाई है। बड़े पीएसयू बैंक्स 13 से 14% की तेजी दिखा रहे हैं, जबकि प्राइवेट बैंक्स लगभग 10 से 11% की रफ्तार पर हैं। इसके बावजूद दोनों ही सेगमेंट में एसेट क्वालिटी मजबूत और स्थिर बनी हुई है। आगे Q3 और Q4 में बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी और सुधरने की उम्मीद है, क्योंकि फंडिंग कॉस्ट में कमी आ सकती है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि इंटरेस्ट रेट कट्स आने पर पीएसयू बैंक्स के मार्जिन्स पर थोड़ा ज्यादा दबाव आ सकता है। इसके बावजूद सेक्टर का आउटलुक मजबूत बना हुआ है। अगली खबर, सरकार ने लेबर कोड में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे देश भर के वर्कर्स को ज्यादा फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी मिल सकेगी। अब हर वर्कर को मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा ताकि उनके राइट्स बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट रहें। नई पॉलिसी के तहत सभी वर्कर्स को यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा, जिसमें प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी इंश्योरेंस और दूसरे सेफ्टी बेनिफिट्स शामिल होंगे। इससे कंपनियों को भी अपनी वर्कफोर्स को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में फायदा होगा। गवर्नमेंट ने वर्कर्स के लिए फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप का प्रावधान रखा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, ताकि हेल्थ प्रॉब्लम्स को समय रहते रोका जा सके और प्रिवेंटिव केयर को बढ़ावा मिल सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन लेबर रिफॉर्म्स का असर बाजार में खास तौर पर कुछ सेक्टर्स पर देखने को मिलेगा। मंडे के दिन एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, एल&टी, डॉक्टर रेड्डीज और उबिंदो फार्मा, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल सकती है। इन सेक्टर्स को इसलिए फायदा मिल सकता है क्योंकि नए लेबर रूल्स काम करने के माहौल, सुरक्षा और वर्कफोर्स स्टेबिलिटी को बेहतर बनाएंगे, जिससे इन बड़ी कंपनियों की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर अच्छा असर पड़ सकता है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 2 नई सब्सिडियरीज जोड़ी हैं, अडानी हाइड्रो एनर्जी 13 और अडानी हाइड्रो एनर्जी 16, ताकि कंपनी अपने रिन्यूएबल पोर्टफोलियो को और विस्तार दे सके। ये कदम साफ साफ दिखाता है कि कंपनी हाइड्रो और ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर लंबी रेस की तैयारी कर रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक फिलहाल थोड़ा दबाव में था, लेकिन कंपनी लगातार अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रही है। स्टॉक जब तक 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग जोन में माना जा रहा है। रेलवे सेक्टर की कंपनी राइट्स लिमिटेड ने अफ्रीका में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए नया फाइनेंसिंग मॉडल तैयार किया है। कंपनी लोकल लेंडर्स के साथ मिलकर ऐसा स्ट्रक्चर बना रही है जिससे अफ्रीकन नेशंस आसानी से इंडियन लोकोमोटिव्स खरीद सकें। इस तरह के इंटरनेशनल एक्सपेंशन से राइट्स के लिए नए बाजार खुलेंगे, क्योंकि इंडियन मेड लोकोमोटिव्स की डिमांड कई डेवलपिंग देशों में बढ़ रही है। पैसालू डिजिटल ने 75 करोड़ रुपए की एनसीडी इशू को मंजूरी दी है, जो कंपनी की फंड रेजिंग प्लान का हिस्सा है। इस तरह का कैपिटल रेज स्मॉल कंपनीज के लिए बिजनेस एक्सपेंशन में काफी मदद करता है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है। एथर एनर्जी ने श्रीलंका में अपने नए ब्रांड रीच को लॉन्च किया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफरिंग्स को और फैलाया जा सके। ये स्टेप कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में अपना लॉस काफी कम किया था और रेवेन्यू और मार्जिन्स में भी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखाया था। इसी वजह से लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने लगभग 131% से ज्यादा का मजबूत रिटर्न दिया है। अब मार्केट ये देखेगा कि एथर एनर्जी कब लॉस मेकिंग से पूरी तरह प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती है, क्योंकि उसके ऑपरेशंस लगातार स्केल होते जा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक को जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने बाय रेटिंग दी है और स्टॉक का टारगेट 1568 रुपए तय किया है। बैंक पहले से ही इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट लेंडर है और फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ के साथ इसका बिजनेस लगातार मजबूत होता जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है और बैंक निफ्टी खुद पीक पर चल रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में इस रेटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है,
रेल विकास निगम ने बताया कि कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है, जिसमें रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ाने के लिए बिजली से जुड़े कई अहम सिस्टम का डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन तक का पूरा काम शामिल है। ये प्रोजेक्ट लगभग 184 RKM और 368 TKM के सेक्शन में फैला है और इसे 24 महीनों में पूरा करना है, जिसकी कुल कीमत 180.77 करोड़ रुपए तय हुई है। शुक्रवार को RVNL का शेयर भी लगभग 1.5% फिसलकर 314 रुपए के आसपास बंद हुआ। टाटा केमिकल्स ने 2 बड़े प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए 910 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है, जिसे सोमवार को स्टॉक में अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। गुजरात के मिठापुर प्लांट में डेंस सोडा ऐश की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंपनी 135 करोड़ रुपए लगा रही है, जिसे घरेलू और ग्लोबल मार्केट्स में लगातार बढ़ती मांग सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा तमिलनाडु के कुडालोर प्लांट में प्रेसिपिटेटेड सिलिका की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 775 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, क्योंकि इस मटेरियल की जरूरत टायर, प्लास्टिक, पेंट और कई इंडस्ट्रीज में तेजी से बढ़ रही है। अदानी एंटरप्राइजेस की अपडेट सामने आई है, जहां उनकी डेटा सेंटर जॉइंट वेंचर कंपनी अदानी कनेक्ट्स ने एक बड़ा अधिग्रहण फाइनल किया है। कंपनी ने ट्रेड कासल टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर खरीदने के लिए एक समझौता साइन किया है। करीब 231 करोड़ रुपए में हो रहे इस अधिग्रहण को 25 नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे ACX को अपने डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स में शुरुआती बढ़त मिलेगी। TCTPPL भले अभी कोई कमर्शियल एक्टिविटी ना कर रही हो, लेकिन इसके पास बड़ा जमीन का टुकड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी सभी लाइसेंस पहले से मौजूद है। ये सेटअप ACX के आने वाले डेटा सेंटर और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर शुक्रवार को हल्की तेजी के साथ करीब 2419 रुपए पर बंद हुआ था। NTPC ग्रीन एनर्जी की तरफ से भी बड़ी खबर आई है, जहां इसकी सब्सिडियरी अयाना रिन्यूएबल पावर ने REMC द्वारा आयोजित रिवर्स नीलामी में 140 मेगावाट का राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जीत लिया है। कंपनी ने ये प्रोजेक्ट 4.35 रुपए प्रति यूनिट की दर पर हासिल किया है, जिससे रेलवे जैसे बड़े उपभोक्ताओं को लगातार मिलने वाली ग्रीन बिजली की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा है। अयाना NTPC ग्रीन एनर्जी और ONGC ग्रीन के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। US FDA ने गोवा प्लांट के इंस्पेक्शन के बाद 7 ऑब्जर्वेशंस जारी की हैं और कंपनी इन्हें तय समय में सुधारने की बात कर रही है। इसका मतलब है कि रेगुलेटरी प्रेशर बना हुआ है, जिसे कंपनी को जल्द क्लियर करना होगा। कंपनी का प्रॉफिट मजबूती से बढ़ा है और बिजनेस 100 से ज्यादा देशों में फैला है, लेकिन स्टॉक पिछले 1 साल में लगभग स्थिर ही रहा है। निवेशक के लिए जरूरी बात यह है कि रेगुलेटरी इश्यूज जल्द सुलझ जाएं तो स्टॉक में सेंटिमेंट सुधर सकता है, वरना दबाव बना रह सकता है। मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच नवूमा ने 3 बड़े स्टॉक्स पर अपनी खरीद सलाह दी है, जिनमें वेदांता, APL अपोलो ट्यूब्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं। वेदांता को लेकर ब्रोकरेज ने बाय रेटिंग बरकरार रखी और 686 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का डीमर्जर प्लान और कर्ज कम करने पर फोकस आने वाले समय में बड़ा वैल्यू अनलॉक कर सकता है, खासतौर पर तब जब कमोडिटी की कीमतें भी सपोर्ट दे रही हों। APL अपोलो ट्यूब्स के लिए नवूमा ने 2093 रुपए का टारगेट रखा है, जिसमें अभी भी 20% से ज्यादा की संभावित बढ़त मौजूद है। कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर ध्यान, मजबूत बैलेंस शीट और प्लांट एक्सपेंशन इसके लिए बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स बताए गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी ब्रोकरेज काफी पॉजिटिव है और इसका टारगेट प्राइस 4200 रुपए रखा गया है। कंपनी के SUV सेगमेंट में मजबूत डिमांड, साथ ही आने वाले 3 साल में ऑटो और फार्म दोनों बिजनेस में अच्छी ग्रोथ। डिविडेंड की बात करें तो 3 कंपनियां अपने बोर्ड में अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेंगी। मासन्स की बैठक 27 नवंबर को होगी, सीमेंस एनर्जी इंडिया की 24 नवंबर को और इंजीनियर्स इंडिया की 28 नवंबर को। इन तीनों बैठकों में अंतरिम डिविडेंड का प्रस्ताव या ऐलान किया जा सकता है, इसलिए इन स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बोनस शेयर के मामले में प्रोफेन कैपिटल सर्विसेज की बोर्ड बैठक 26 नवंबर को होगी, जिसमें बोनस इशू पर चर्चा की जाएगी। ये स्मॉल कैप कंपनी अपने स्टॉक को 10 रुपए से नीचे ट्रेड होते हुए भी पिछले सेशन में 10% उछाल दिखा चुकी है, इसलिए बोनस का कोई भी फैसला सेंटिमेंट को और तेज कर सकता है। अगले हफ्ते कुल 10 कंपनियों की रिकॉर्ड डेट पड़ रही है, जिनमें मंगलवार से आगे की तारीखें शामिल हैं। इनमें 2 कंपनियां बोनस शेयर दे रही हैं, 1 कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर रही है और बाकी 7 कंपनियां डिविडेंड का भुगतान कर रही हैं, जिनका सीधा असर स्टॉक्स की शॉर्ट टर्म चाल पर दिख सकता है। HDFC AMC ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है, जहां कंपनी हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर देगी। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 26 नवंबर तय की गई है। थायरोकेयर ने अपने निवेशकों को 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर देने का फैसला किया है। बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट 28 नवंबर रखी गई है। यूनिसन मेटल ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है, जिसमें कंपनी 1 शेयर को 10 छोटे हिस्सों में बांटेगी। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 28 नवंबर तय की गई है। इंगरसॉल रैन ने निवेशकों को 55 रुपए का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 25 नवंबर तय की गई है। PFC ने अपने शेयरधारकों को 3.65 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड का फायदा पाने के लिए रिकॉर्ड डेट 26 नवंबर तय की गई है।
श्यामकमल इन्वेस्टमेंट्स ने 0.10 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। रिकॉर्ड डेट 26 नवंबर रखी गई है। एके कैपिटल ने निवेशकों को 16 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 27 नवंबर घोषित की गई है। आर्यवान एंटरप्राइज ने अपने निवेशकों के लिए 0.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड निर्धारित किया है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 28 नवंबर है। मीरा इंडस्ट्रीज ने भी 0.50 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 28 नवंबर तय की गई है। नायल लिमिटेड ने अपने शेयर धारकों को 5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 28 नवंबर रखी गई है। 20 नवंबर को कई स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जो इस बात का संकेत है कि अंदरूनी लोगों को अपने कारोबार की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भरोसा है। ये ट्रेंड आमतौर पर निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। शक्ति पंप्स में प्रमोटर ग्रुप की इकाई शक्ति ब्रदर्स ट्रस्ट ने 8000 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 93.85 लाख शेयर कर ली। कंपनी का मार्केट कैप 8510 करोड़ रुपए है और इसने पिछले 5 साल में 1661% का शानदार रिटर्न दिया है। सीएट में एम्प्लॉइज वेलफेयर ट्रस्ट ने 4000 शेयर खरीदे और अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 94,000 शेयर कर ली। सीएट लगभग हर तरह के वाहनों के लिए टायर बनाती है और पिछले 5 साल में 237.79% का रिटर्न दिया है। स्टेल होल्डिंग्स में प्रमोटर ग्रुप ने 3975 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.68 लाख शेयर कर ली। कंपनी का फोकस मुख्यतः आरपीजी ग्रुप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पर होता है और पिछले 5 साल में इसने 687% का दमदार रिटर्न दिया है। एथर इंडस्ट्रीज में 2 अलग अलग इन्वेस्टर्स ने कुल 1314 शेयर खरीदे और अपनी होल्डिंग बढ़ाई। ये कंपनी एडवांस्ड केमिकल इंटरमीडिएट्स बनाती है और ग्लोबल डिमांड के चलते स्टेडी ग्रोथ देख रही है। टीटी लिमिटेड में प्रमोटर संजय कुमार जैन ने 80,301 शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 59.25 लाख शेयर हो गई है। कंपनी टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में पुरानी और स्थापित नाम है। हेल्डेन ग्लास में प्रमोटर ग्रुप ने 25,000 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 55.56% कर ली। कंपनी फूड, फार्मा और पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज के लिए हाई क्वालिटी ग्लास कंटेनर्स बनाती है और पिछले 5 साल में 260% का रिटर्न दिया है। क्रेस्चियम में प्रमोटर दीपक पटेल ने 225 शेयर खरीदे और अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 29.23% कर ली। ये कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जिनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है।